हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस यूपी टेट के लिए, रीट के लिए, डी ट्रिपल एसपी के लिए और आपके सी टेट के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में करने वाले हैं। हम रेगुलर आपके लिए करते हैं, तो रेगुलर आपका सेशन होता है 8:30 पर और आप लोगों को इसको अटेंड करना है क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है एक ही अटेम्प्ट में। ये आपको करना है, ठीक है। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। जहां पर जिद है वहां सक्सेस है। एक बार आपने जो चीज ठान ली वो आपके लिए आसान होनी है, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, लेकिन अभी उसके पहले आप अगर चाहते हो कि आप पढ़ो तो आपके साथ आपके सारे दोस्त पढ़ें और कंपटीशन आपका बढ़े, तो मैं यही चाहती हूँ फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में और सभी लोग को इकट्ठा करके उसके बाद से पढ़ाई हम करना स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद से आप करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ, शेयर कर दीजिए आप लोग। और देखो पहला आज का क्वेश्चन कह रहा है शी इज वेरी हैप्पी डैश हिज ब्रदर सक्सेस। शी इज वेरी हैप्पी डैश हिज ब्रदर सक्सेस। वो बहुत ज्यादा खुश है उसके भाई के सक्सेस पर। अपने भाई के सक्सेस पर नहीं खुश है, वो उसके भाई के सक्सेस के ऊपर बहुत खुश है। गाइस ये हमारा है फिलर का क्वेश्चन। फिलर का क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है? हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें प्रेपोजिशन देखना होता है, दूसरा हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना होता है, वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच देखना होता है। और ये दोनों में यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपको आपकी वोकैबुलरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है और प्रेपोजिशन का चैप्टर आपको बहुत अच्छा करना है। अगर आप चाहते हो कि फिलर का क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों चीज यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच और आपका प्रेपोजिशन, ये दोनों चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक ठाक करनी है, ठीक है। ओहो, आज क्या हो रहा है? ये दोनों चीजें आपको ठीक करनी है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? चलो अब हमारे पास में कुछ प्रेपोजिशंस है, ये प्रेपोजिशन है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो शी इज वेरी हैप्पी डैश हिज ब्रदर सक्सेस। वो बहुत खुश है उसके भाई के सक्सेस पर। एट दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है, विद दिया हुआ है, इन दिया हुआ है। गाइस देखो, पहले इन हम यहाँ पर मे का सेंस देगा। मैं क्या बोलूंगी? वो उसके भाई के सक्सेस में खुश है। हम बोलते जनरली क्या है? वो उसके भाई के सक्सेस पर खुश है। उसके भाई के सक्सेस पर वो खुश है। किसी के सक्सेस पर खुश होया जाता है। विद होगा नहीं, साथ का सेंस आ नहीं रहा है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। वो उसके भाई के सक्सेस पर क्या है? खुश है। किसी के पर होने का जो सेंस देता है वो हमारा ऑन होता है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज। एट भी पर का सेंस देता है, एट भी, लेकिन ये फिक्स प्लेस बताता है, कहीं पर प्लेस। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं डोर पर खड़ी हूँ। एक फिक्स प्लेस पर, एक फिक्स प्लेस की जहां पर हम बात करते हैं वहां हम एड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी चीज पर, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ऑन आता है, किसी चीज पर किसी चीज का बेस्ड होने की बात जब हम करते हैं तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके भाई के सक्सेस पर वो क्या है? बहुत ज्यादा खुश है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। द ब्लाइंड बॉय ट्राई टू क्रॉस द रोड विदाउट डैश हेल्प। ब्लाइंड बॉय, यहाँ पर ब्लाइंड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया है और ये ब्लाइंड इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहे कि वो लड़का कैसा है। ट्राइड यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और टू क्रॉस यहाँ पर इंफिनिटिव है, ठीक है। और द रोड, यहाँ पर रोड हमारा आ जाता है नाउन, विदाउट यहाँ पर आ जाता है प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डैश में हमें कुछ यहाँ पर फिल करना है। क्या हो सकता है डैश में? ऑप्शन है लिटिल, एनी, सम और मेनी। देखो, द ब्लाइंड बॉय ट्राई टू क्रॉस द रोड विदाउट डैश हेल्प। लिटिल, देखो लिटिल, थोड़ा। लिटिल मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। सम मतलब होता है कुछ, मेनी मतलब होता है बहुत सारा। एक बार मेनी का यूज कर लेते हैं इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। मेनी अगर हम बोलेंगे, द ब्लाइंड बॉय ट्राई टू क्रॉस द रोड विदाउट मेनी हेल्प। अब भाई यहाँ पर विदाउट मेनी हेल्प यहाँ पर बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट सेंस नहीं दे रहा है। फिर आता है हमारा ब्लाइंड बॉय ट्राई टू क्रॉस द रोड विदाउट सम हेल्प। बिना किसी थोड़े हेल्प के, अगर मैं बोलूं उसने रोड क्रॉस करने की हिम्मत करी बिना थोड़े हेल्प के, बिना थोड़े हेल्प का भी बिल्कुल यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एनी का यूज करते हैं, थोड़ा सेंस निकाल करके देखो। ब्लाइंड बॉय ने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी बिना किसी हेल्प के, बिना कोई हेल्प के उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी। अब यहाँ देखो, एनी का मतलब होता है, एनी आप कब यूज करते हो?
इंटरोगेटिव में यूज करते हो और नेगेटिव में यूज करते हो। यहाँ जो विदाउट है ये इसको क्या बना दे रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है कि बिना वो किसी हेल्प के रोड क्रॉस करने की कोशिश करी उसने। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे, ठीक है, बिना किसी हेल्प के। एनी मतलब होता कोई भी हेल्प उसने नहीं ली, उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी, ठीक है। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, तो यहाँ पर एकदम नेगेटिव, ये एकदम नेगेटिव जाता है, लिटिल आपका एकदम नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा यूज नहीं करेंगे हम। उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी बिना किसी हेल्प के। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला कह रहा है कि द थीफ was totally taken dash when the police recognized him. The thief was totally taken dash. टेकन के साथ में कुछ यहाँ पर हमारे वर्ब्स दिए हुए हैं, कुछ बैक करके दिया है, अप दिया है, फॉर दिया है, अवे दिया है। तो भाई टेकन के साथ हम क्या करेंगे, जरा एक बार सेंस निकाल करके आराम से देख लीजिए आप लोग। द थीफ वाज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब पुलिस ने चोर को पहचाना वो टेक डैश हो गया, वो टेक डैश हो गया, इसका मतलब है वो सरप्राइज हो गया। तो सरप्राइज के सेंस में जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो होता है हमारा टेकन अबैक होता है, टेकन अबैक होता है, इसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, ठीक है। क्या होता है, सरप्राइज हो जाना। तो वो चोर जो है क्या हो गया, सरप्राइज हो गया जब पुलिस ने उसको पहचान लिया। क्लियर इतनी बात, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है फटाफट से एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। और चैनल पे पहली बार अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आप लोग जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। ऐसे रेगुलर आपका सेशन होता है, रेगुलर में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ जो आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेबल है। तो आपको जो चीजें मिल रही है गाइस बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये आपको एग्जाम में जाकर के पता चलेगा। अभी एनालिसिस कर सकते हो, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने नंबर्स को एनालिसिस करो और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ से करा रही हूँ एक बार उसको लेकर के जब आप बैठेंगे वहां पर ना, तो आपको बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि हाँ आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया है कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपने टाइम नहीं वेस्ट किया है तो आपको कुछ करना है, वो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट है हमारा एरर का क्वेश्चन गाइस, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखेंगे ध्यान से, मेरे ध्यान से देखेंगे कि कैसे मैं इसको समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी आंसर करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है देयर शुड बी एन सप्लीमेंट टू दिस डिक्शनरी, देयर शुड बी एन सप्लीमेंट टू दिस डिक्शनरी। क्लियर। आपको पता है कि ये सप्लीमेंट है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर एक आर्टिकल का टॉपिक बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। आर्टिकल जानते हैं ना, आर्टिकल जानते हैं। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और क्या होता है, दा होता है। ए होता है, एन होता है, दा होता है। ये ए और एन हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और ये दा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। ये बातें तो आपको क्लियर है। फिर आपने किताब में क्या पढ़ा है, आपने किताब में पढ़ा है कि आ जो होता है ये हम यूज करते हैं किसके साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ में आपका यूज होता है आर्टिकल और एन होता है आपका वोवेल के साथ में यूज। ये आपने किताबों में पढ़ रखा है, ठीक है। अब चलो किताबी विद्या यूज कर लेते हैं। सप्लीमेंट आपका यहाँ कॉन्सोनेंट है, इट मींस यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए होगा। क्लियर इतनी बात। चलो ये बातें तो समझ में आ गई। लेकिन फिर आपने बुक में क्या पढ़ा है, फिर आपने पढ़ा है ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल्स होते हैं और ये वोवेल्स हमेशा एक वोवेल साउंड यानी कि कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू से होता है शुरू तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। ये आपने किताब में पढ़ा है, मैं झूठ बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं, मैंने भी यही पढ़ा भाई। ए ई आई ओ ओ बहुत मजा आने वाला है गाइस, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। आपने पढ़ा है ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं और अगर ये वोवेल्स होते हैं तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एन अगर कोई भी वर्ड आपका इस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो। बट गाइज मैं आपको बता दूं ये हमारी अधूरी ज्ञान है, अधूरी ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो किताबों में नहीं बताया गया है, मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से गौर से सुनिएगा आप। ओके गाइस, तो आपने क्या पढ़ा कि ए ई आई ओ यू हमारे जो है वोवेल्स होते हैं और इनके पहले हम एन का यूज करते हैं। ये हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये हमारी अधूरी ज्ञान है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ मैं लिखती हूँ एलिफेंट,
एलिफेंट लिखती हूँ और मैं दूसरा वर्ड लिखती हूँ यूरोपियन। अब आप सारे लोग मुझे आंसर करेंगे कि आपका दो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, एक दोनों वर्ड आपका किससे आया है, ई से आया है, ये भी ई से आया है, ठीक है। एलिफेंट भी ई से है और यूरोपियन भी ई से है। तो अब ये तो हमारा वोवेल हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पर एन का यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट है, क्या यहाँ पर एन का यूज करने वाली हूँ या मैं यहाँ पर आ का यूज करने वाली हूँ? आंसर कमेंट सेक्शन में रुकना नहीं चाहिए, सभी के आने चाहिए, ठीक है। क्या मैं एन यूज करने वाली हूँ या फिर यहाँ पर ए यूज करने वाली हूँ, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फोन अपना रख दो साइड में। देखो एलिफेंट जो है ये हमारा कैसे हम हिंदी में लिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आ और एन डिसाइड कर लो कि किसके पहले क्या लगना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या है कि आपको उस पार्टिकुलर वर्ड को हिंदी में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, अगर मैं एलिफेंट लिखती हूँ तो एलिफेंट मैं कैसे लिखूंगी, एलिफेंट मैं ऐसे लिखूंगी, हाँ। तो आपको हिंदी आपने यहाँ एलिफेंट की लिख दी है। अब आपको यूरोपियन की हिंदी लिखनी है। यूरोपियन आप कैसे लिखते हैं, यूरोपियन लिखते हैं, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन ऐसे रहता है आपका। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एलिफेंट यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका स्वर है और ये आपका क्या है, व्यंजन है। तो आपको क्या करना है, जब आपको डिसाइड करना है कि आपको ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, उसके लिए आप क्या करने वाले, उसके लिए आप उसको हिंदी में लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है एलिफेंट, तो ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे आ, यहाँ पर हम एन यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, वोवेल है। और यहाँ पर हम यू वाला साउंड आ रहा है, यानी कि वाई का साउंड आ रहा है। भले ये ई से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यानी कि वाई आ रहा है, यूरोपियन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम आई आर्टिकल यूज करने वाले हैं, ठीक है, समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पर लिखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं MLA, ठीक है, या मैं लिखूं LLB, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे इनके पहले? MLA और LLB में कौन सा आर्टिकल आप यूज करेंगे, ए करेंगे या एन करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ एम और मैं इसको लिखती हूँ एल। कुछ लोग उसको एल बोलते हैं तो वो गलत होता है, ये एल होता है और ये एम होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो आर्टिकल होगा वो भी कैसा होगा, यहाँ पर हम जो आर्टिकल यूज करेंगे वो हमारा एन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भले ये एम से है लेकिन यहाँ पर ये स्वर यहाँ पर यूज कर मतलब स्वर का साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है, क्लियर। और ये आपका भले ये यल है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, वोवेल का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, यानी कि देयर शुड बी आ सप्लीमेंट होना चाहिए, एन सप्लीमेंट यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। कह रहे हैं हिज एनिमिटी विद द बॉस was what led his to resign। उसकी दुश्मनी उसके जो बॉस से थी, इस नाते से उसको क्या करना पड़ा, उसको रिजाइन करना पड़ा। his enmity possessive adjective, enmity noun with the boss, बॉस के साथ, was what led his to resign, जिसकी वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। अब बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो फिर से बता देती हूँ। द बॉस वॉज लेड हिज टू डिजाइन, जिसकी वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा। ये देखो ये जो हिज है ना, यहाँ पर ध्यान से हिज के बारे में तारीफ थोड़ी सी मैं कर दूं, जरा हिज की तारीफ सुन लो। हिज क्या होता है, हिज आपका होता है क्या, एडजेक्टिव होता है। और ये एडजेक्टिव कहता है कि जब भी मैं यूज हूं सेंटेंस में, मुझे एक क्या दे देना, मुझे एक नाउन दे देना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, इसको नाउन होना चाहिए, इसके साथ में एक नाउन यूज होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो हमने कोई नाउन यूज नहीं किया है, ठीक है। आपका इसके बाद क्या आ जाता है, एक प्रेपोजिशन आ जाता है। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर ये हटा देना है, इसकी जगह पर हम करेंगे क्या, इसकी जगह पर हम करेंगे हिम का यूज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर कि उसकी दुश्मनी की वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा बॉस से, ठीक है, उसको रिजाइन करना पड़ा जॉब से, ठीक है।
यहाँ पर हिज का यूज नहीं होगा, क्या होगा, हिम का यूज होगा, क्योंकि हिम हिज के बाद एक नाउन आना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, प्रेपोजिशन यूज किया है। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम अपना यहाँ पर और कोई पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल गेट होम। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कॉल करूंगी जैसे ही मैं घर पे पहुंच जाऊंगी। बोलने में तो बहुत सही लग रहा है, मैं आपको कॉल करूंगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन सही सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ जब मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, पहुंच जाऊंगी तो मैं आपको कॉल करती हूँ। अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या है जरूरी बात, ध्यान से सुनो। जब भी सेंटेंस में आप विल यूज करते हो, ठीक है, विल, शैल और शुड, ये हमारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एक ही सेंटेंस में दो बार कभी भी यूज नहीं किए जा सकते हैं। सुन रहे हो ना, विल, शैल, शुड एक ही साथ सेंटेंस में दो बार नहीं यूज किए जा सकते हैं। क्लियर? अब यहां देखो, आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल गेट होम, दो बार यूज किया गया है। तो हमें यहां से अब इसको करेक्ट करने के लिए एक जगह से हमें रिमूव करना है। कहां से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहां से समझ में आएगा, अब मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। देखो, जब भी आपने कंडीशंस लगाए हैं, जब भी आप कोई कंडीशन लगा देते हो, ठीक है, कंडीशन जैसे कि इफ हो गया, जैसे सून एज हो गया, जैसे नो सूनर हो गया, जैसे आपका हो गया अंटिल हो गया, जब भी कोई भी कंडीशनल वर्ड आप यूज करते हो, कंडीशनल वर्ड यूज करते हो, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, जब भी कोई कंडीशनल वर्ड यूज करते हो, वहां पर उस वाले क्लॉज में हम कभी भी ऐसा वर्ब नहीं यूज करते हैं। कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में हम कभी भी विल, शैल और शुड का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब यहाँ पर आप देख लो, ये एज सून एज क्या है, कंडीशन है, इट मींस यहाँ पर विल का यूज हम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं। अब गाइज हमारा आ गया वाइस का क्वेश्चन। मजाक नहीं है वाइस का क्वेश्चन, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है समझना आपके लिए। ठीक है, देखो वाइस के क्वेश्चन आपको समझना है तो मैं आपको बताती हूँ, मैं रेकमेंड कर रही हूँ ऐसी वीडियो की एक बार देखने के बाद आपको मजा आ जाने वाला वाइस के क्वेश्चंस में। आपको क्या करना है, आपको यूपी टेट के प्लेलिस्ट पर जाना है, एक बार देखोगे वाइस के क्वेश्चंस, 2-3 मैंने सेशंस लिए हैं वाइस के ना, एक बार अगर आपने देख लिया उसके बाद से आपको वाइस कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको वाइस में। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे somebody introduce me to Dr. Martin yesterday. Somebody introduce me to Dr. Martin yesterday. आपको पता है ये somebody यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन है, और ये कैसा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का पैसिव वॉइस बनाते हो, हम कभी भी पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज नहीं करते हैं। क्लियर इतनी बात? कभी भी पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं यूज करते हैं। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो समवन होगा नहीं, इट मींस कि यहाँ पर जो है ए हमारा ऑप्शन गलत जाता है, बी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास में बचे हुए हैं, अब हम दोनों में से अपना देखेंगे कौन सा हमारा सही हो सकता है। इंट्रोड्यूस यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में हम वॉच का और वर का यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, मी सिंगुलर है, इट मींस कि हम यहाँ पर आई करेंगे, आई वॉज करेंगे, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर मार्टिन यस्टरडे। क्लियर इतनी बात? डॉक्टर मार्टिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मी। यहाँ पर लग रहा है डॉक्टर, यहाँ पर एकदम सेंस ही मेरा चेंज हो जा रहा है। डॉक्टर मार्टिन, मैं डॉक्टर मार्टिन से इंट्रोड्यूस हुआ, ना कि डॉक्टर मार्टिन ने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, नहीं, यहाँ पर सेंस चेंज हो रहा है, इसलिए जो आंसर आपका एप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका सी होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, वॉइस के क्वेश्चंस में कभी भी अपने सेंस और टेंस को ना चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो मैं हर टाइम में बताती हूँ आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका वॉइस का क्वेश्चन, कहता है डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप स्वीट्स। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप स्वीट्स को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। देखो गिव अप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है,
तो डॉक्टर ने ऐसा मुझे एडवाइस किया कि आप स्वीट्स को छोड़ दीजिए। ये एडवाइस क्या है गाइस? ये एडवाइस हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है क्या है? ये हमारा एक्टिव है। अच्छा देखो, एक्टिव कैसे पता करेंगे? डॉक्टर ने एडवाइस किया मुझे, तो यहाँ डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है नो इश्यूज। ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। डॉक्टर एडवाइस मी टू गिव अप स्वीट्स। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में वॉच का यूज होगा या वर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। मी दिया हुआ है, मी हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ नहीं है बिल्कुल, टू मी नहीं होगा। अब आई से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट में, ठीक है। I was advised by the doctor to give up sweets। और नेक्स्ट वाले में दिया है I was advised to give up eat sweets by the doctor। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा तो इस सेंटेंस में बोला नहीं गया था कि यहाँ पर रिपीट कर दिया जाए, यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है I was advised by the doctor to give up sweets। मतलब मैं डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया स्वीट्स को स्वीट्स को मैं छोड़ दूं, ठीक है, त्याग दूं स्वीट्स को। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में बोला गया कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा एडवाइस किया कि मैं स्वीट्स को छोड़ दूं। दूसरे वाले सेंटेंस में बोला गया कि मैं डॉक्टर के द्वारा मुझे एडवाइस किया गया कि मैं स्वीट्स को छोड़ दूं। क्या मैंने सेंस चेंज किया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने टेंस छोड़ा? बिल्कुल नहीं। मेरा टेंस पहले भी पास्ट था, अब भी पास्ट है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका, कहने का लहजा मेरा चेंज हुआ है। पहले मैंने अपने डॉक्टर को एम्फसाइज किया था, अब मैंने खुद को एम्फसाइज किया कि मैं डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की गई हूं कि मुझे स्वीट्स छोड़ देना चाहिए। क्लियर इतनी बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Politicians do not add any value to their constituencies after they win the elections। क्लियर? अब देखो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ डू नॉट का यूज हुआ है, इट मींस ये प्रेजेंट में है, ठीक है। एड एनी वैल्यू टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर दे विन द इलेक्शंस, ठीक है। देखो गाइस, नो वैल्यूज तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारा एक्चुअली यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा सब्जेक्ट हमारा कौन है? ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। पॉलिटिशियंस डू नॉट एड एनी वैल्यू टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे एनी वैल्यू से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो एनी वैल्यू को हमने यहाँ नेगेटिव कर दिया है नो वैल्यू, क्योंकि एनी भी हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। एनी भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो नो वैल्यूज नहीं होगा, नो वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को एलिमिनेट किया हमने, नो वैल्यू, ठीक है। डू नॉट को हमने इस किया, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दिक्कत की बात नहीं है। नो वैल्यू एडेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय पॉलिटिशियंस आफ्टर दे विन द इलेक्शंस, ठीक है। क्लियर लग रहा है? मुझे सही लग रहा है। बाकी आ जाते हैं, यहाँ देखो वैल्यू है ना, तो वैल्यूज तो नहीं करने वाले, यानी कि हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं गाइस। नो वैल्यू इज एडेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर दे विन द इलेक्शंस। चेकआउट कर लेते हैं एक बार बी और डी के बीच में कि कौन सा हमारा सही हो सकता है। नो वैल्यू इज एडेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर दे विन द इलेक्शंस। ये इसमें कह रहा है, ठीक कह रहा है। हाँ, एक चीज यहाँ देखो, पॉलिटिशियन यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। लास्ट वाले में पॉलिटिशियंस किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वैल्यू नहीं दी जाती है, तो पॉलिटिशियंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वैल्यू नहीं दी जाती है। इट मींस कि यहाँ पर हमने अपना सब्जेक्ट क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है लास्ट वाले में। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। अब हमारा जो बनेगा करेक्ट ऑप्शन वो बन जाएगा हमारा बी, ठीक है। सो अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईडीएम का क्वेश्चन आ गया है। मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ईडीएम के, एक बार में समझ जाओ। बस आपको क्या करना है, एक टेक्निक फॉलो करनी है जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस। क्लियर? टू कट कॉर्नर्स। एक बार शायद मैंने ये ईडीएम कराया भी है, याद हो तो आप जरा याद करने की कोशिश करिएगा प्यार से। टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट इस्तेमाल करना, चीजों में शॉर्टकट इस्तेमाल करना। कोई भी चीज हो, आपने अपनी तरकीब लगा दी उसको और आप फटाफट उसको कर ले रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म ले रहा है उस काम को करने के लिए और आपने इजीली उसको फटाफट से कर दिया। सो टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू टेक शॉर्ट कट्स, शॉर्ट स्कर्ट नहीं, शॉर्ट कट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है गाइस? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब भाई आपने जब पढ़ाई करी होगी बचपन में, आप भी 90 के हैं, 80 के होंगे,
जो भी यूपी टेट के एग्जाम दे रहे हैं, भाई जो भी गांव से बिलोंग करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी देखा है लैंप से पढ़ते हुए किसी को, या आपने खुद पढ़ाई करी होगी तो रात भर आपने लैंप में जो ऑयल आप डालते हो उसको आपने खत्म कर दिया, इसी से थोड़ा सा आप लगा सकते हो, या लाइट या लैंप या किसी भी चीज के लिए आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो, टू बर्न द कैंडल या टू बर्न द लैंप, जो भी चीजें हैं। आपने पूरे दिन रात एक काम को करने के लिए, है ना, रात में आपने जो काम किया, मेहनत से जो भी काम आप रात में कर रहे हो, उसके लिए आपने पूरी रोशनी को जो है यूज कर डाला, इसके लिए आता है। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट नाइट, यानी कि बहुत रात्र तक काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया है पेंसिव। पेंसिव हमारा क्या होता है भाई? आप अपने फ्यूचर को लेकर के, आप अपनी चीजों को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा पेंसिव है। इट मींस आप बहुत ज्यादा क्या है, थॉटफुल हैं, आप बहुत ज्यादा विचार मग्न हैं, आप बहुत ज्यादा मेडिटेटिव हैं। ठीक है, सो पेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंसान जो सोचते बहुत ज्यादा, उनको हम बोलते हैं पेंसिव। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड, मेडिटेटिव, थॉटफुल, सैड, ग्लूमी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम, चेक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एकदम विश्वस्त। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्रेमी। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है विचार मग्न, विचार मग्न। और ग्लूमी का मतलब होता है सैड। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो आंसर हमारा होने वाला है गाइस, वो होने वाला है हमारा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्टिव होगा। ठीक है, जरा दो तीन और निकाल दो इसकी। क्या मैंने क्या क्या बोला? कंटेम्पलेटिव, मैंने बोला इमेजिनेटिव, मैंने बोला थॉटफुल, मैंने बोला ग्लूमी। ग्लूमी थोड़ा सा नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, बट अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ना होता तो ग्लूमी को हम लगा करके बढ़ जाते आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिटेटिव, ये सब हमारे सिनोनिम है किसके? पेंसिव के। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। एफिलिएंट। एफिलिएंट का मतलब होता है धनी, बहुत ही रिच। तो आंसर तो रिच आपको मिल ही गया है। पुअर, गरीब। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, बातूनी। अब कोई भी आपके जो है ग्रुप में कोई लड़की या कोई लड़का बहुत ज्यादा अगर बात करे तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे गैरुलेस, उसको बोलोगे लोक्वासियस, उसको बोलोगे टॉकेटिव, उसको बोलोगे आप वर्बोज। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके सिनोनिम्स हैं? ये हमारे टॉकेटिव के सिनोनिम्स हैं। और क्लोज का मतलब होता है नियर, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट, नियर। और ठीक है, और मुझे याद आ रहा है, रुक जाइए, इमीडिएट। यस, इमीडिएट। तो आपका क्लोज का क्या बन जाता है? सिनोनिम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। आंसर कौन सा होगा आपका? रिच होगा। ठीक है, एफिलिएंट का। नेक्स्ट आ जाता है। एंटोनिम बताना है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है एकदम आगे। ठीक है, एकदम आगे। मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा क्या हो, सर्वोपरि हो। हिंडमोस्ट का मतलब होता है, हिंडमोस्ट का मतलब होता है पीछे, पीछे एकदम। इसका मतलब होता है आगे, इसका मतलब होता है पीछे। अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती है। डिस्पोज का मतलब होता है क्या होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होना, हर चीज के लिए तत्पर होना, हर चीज के लिए तत्पर होना। मेच्योर का मतलब क्या होता है? मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व। और प्री मेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। समझ गए? तो ये हमारे सिनोनिम, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका एंटोनिम बनेगा हाइंड मोस्ट। इसका मतलब होता है पिछला, यानी कि बैक मोस्ट, यानी कि कॉन्क्लूसिव। ठीक है, बैक मोस्ट यानी कि कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। टेरिबल का मतलब क्या होता है? एंटोनिम बताना है। आंसर फटाफट से, आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है गाइस। एक बार लिंक को शेयर कर दो मेरी वजह से, एक बार शेयर कर दो फटाफट से और दोस्तों के बीच में, और आ जाओ उसके बाद से कमेंट सेक्शन में एकदम धूम मचा देना आप सभी ने। ठीक है, एक बार लिंक को शेयर करके, और अगर पहली बार चैनल पे गाइस नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद से आपको लगातार जो क्लासेस मिलेंगी ना गाइस, वो एकदम धमाकेदार क्लासेस होंगी। वो कंटेंट मिलेगा जो एकदम रिलेटेबल होगा आपकी क्लास से। तो एक बार लिंक को शेयर करके फटाफट से आ जाओ, मेरे साथ में लग जाओ। देखो, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। कोई चीज बहुत ज्यादा टेरिबल है, क्या है, बहुत ही टेरिफाइड है, बहुत ही हॉरिफाइड है, बहुत भयानक है, तो उसको बोलते हैं टेरिबल। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा, मतलब एकदम बच्चों जैसा,
तो भाई यहाँ जो भयानक है तो एंटोनिम तो उसका उल्टा होगा। फ्राइटनिंग का मतलब होता है भयानक, स्केरिंग का मतलब होता है डरावना, डिलेक्टेबल का मतलब होता है मनोहर। अरे मनोहर कौन होगा, मनोहर प्यारे कौन है, बहुत ही प्यारा बहुत ही लविंग इंसान को हम क्या बोलते हैं, डिलेक्टेबल बोलते हैं। हॉरिबल का भी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या, भयानक। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सूदिंग आंसर यहाँ पर बनने वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है गाइस। अब हमें बताना है यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन देखना है। स्पेलिंग आपको बताना है कि इसमें जो हमारी स्पेलिंग है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, हमारी कौन सी वाली करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, बताएंगे आप सभी। टर्मिनेटेड, देखो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला वर्ड है टर्मिनेटेड, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना, खत्म कर देना। तो टर्मिनेटेड यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग में बोल देती हूँ TERMINATED, ठीक है, टर्मिनेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर करेक्ट है, परसिक्यूशन। क्लियर, परसिक्यूशन। ये यहाँ पर देखो कैसे स्पेलिंग इसकी करेक्ट पूछी गई है, परसिक्यूशन, ठीक है। ये देखो यहाँ गलत दिया है, यहाँ पर यू लगा दिया है, यहाँ पर प्री लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो परसिक्यूशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्टडी ऑफ एशियन सोसाइटीज। एशियन सोसाइटीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, इतिहास, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और एंटाइमोलॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटाइमोलॉजी, ठीक है। सो आंसर आपका क्या होगा, एशियन सोसाइटीज का मतलब ये भी हमारा ह्यूमन से रिलेटेड है। सोसाइटी किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है आपका, यहाँ पर आंसर हो जाना है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक टाइम में custom of having more than one husband at the same time, custom of having more than one husband at the same time को हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड में वो विवाह जिसमें जो पत्नियां होती हैं उनके कई सारे हस्बैंड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर देखो पॉलीगैनी, ये गलत वर्ड है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि अगर एक ही बार में कोई भी स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, यानी कि ऐसे विवाह को बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक बार में, यानी कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड पॉलीगैमी। मतलब एक ही बार में बहुत पत्नियों से विवाह करना क्या होता है, पॉलीगैमी होता है। और पॉलीट्रॉफी का मतलब होता है, पॉलीट्रॉफी मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पोषक तत्व किसी चीज में पाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉफी बोलते हैं। क्लियर, तो ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी रीड। वो चीजें जिसको हम आसानी से ना पढ़ पाए उसको हम क्या बोलेंगे, इलिजिबल, लेजिबल, नेग्लिजिबल एंड कॉरिजिबल। आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होगा इलिजिबल। जिसको हम आसानी से ना पढ़ पाए उसको हम बोलते हैं इलिजिबल, ठीक है। लेजिबल का मतलब होता है जिसको जो एकदम क्या हो, जो ल्यूसिड हो, जिसको हम आसानी से समझ पाए इसलिए हम उसको समझ पाए, उसको हम बोलते हैं लेजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है अवॉइडेबल, जो कि अवॉइड कर सके। और कॉरिजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें विच कैन बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट कर सके उसको हम बोलते हैं क्या, कॉरिजिबल बोलते हैं। क्लियर गाइस, सो अभी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। फटाफट से एक बार लिंक को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। और क्योंकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहेगी न्यू क्लासेस की जो होने वाली है आपकी, तो हम लोगों का मतलब एकदम समझ लीजिए बस आपके साथ में आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए फुल डेडिकेशन में हमें बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। और अभी हम क्लास को जो है एंड करने हैं गाइस, ठीक है। सो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।